ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लेना एल्यूमिनियम के लिए फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो क्या होगी 71.56 मेगाहर्ट्ज, तथा सिग्मा का मान कितना दिया है उसके अंदर, सिग्मा का मान 3.54 × 10⁻⁷ महोमीटर। ठीक है, और डेल्टा कौन से डेल्टा के ऊपर ये वैल्यू प्राप्त होगी 0.01 × 10⁻⁻⁻³ मीटर के ऊपर। आवाज अभी भी नहीं आ रही है तुम लोगों के पास में? अब आ रही है? अब आ रही है ना? ठीक है ना। तो यहां से इस वैल्यू को निकाल लेना। फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके अंदर जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2/μ सिग्मा ओमेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू का मान निकालना है, इसलिए डेल्टा बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा 2/μ सिग्मा इंटू 2 पाई म्यू। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/μ सिग्मा पाई म्यू। ठीक है, यहां से म्यू बराबर क्या आ जाए, म्यू बराबर आएगा आपके 1/μ सिग्मा पाई डेल्टा स्क्वायर। अब इसके अंदर आप मान रखोगे सभी वैल्यू का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 71.56 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखा ना बॉक्सिंग, जिसके अंदर सारी वैल्यू रखना मीटर के अंदर, जिस मात्रक के अंदर पहले वाले की वैल्यू रखना, बाकी वालों की भी उसी मात्रक के रूप में रखेगा, तो इसकी वैल्यू या इसका आंसर आ जाएगा तेरे जो मैंने बताया था वो वाले। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी टॉपिक के अंदर जैसे लास्ट वाले दो मीडियम हमने किए थे, एक तो चालक माध्यम और एक सॉरी अचालक माध्यम और मुक्त आकाश, उसमें अनुप्रस्थ प्रकृति निकाली थी, वैसे कि वैसे इसमें भी क्या निकालनी पड़ेगी चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति तथा प्रतिबाधा। एक चीज आपको इसके अंदर ये ध्यान रखनी है कि जब भी अगर अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में वो पूछता है क्वेश्चन 3.5 नंबर में पूछो या भले 7.5 नंबर में पूछो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना जो मैंने मुक्त आकाश के अंदर आपको सॉल्यूशन करवाया था इसका, उसकी तरह आपको पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको क्या है, जैसे कि आप ये के वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, के वेक्टर प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर निकालते थे, और लास्ट में के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इजिकल टू आप निकालते हो, जो एच वेक्टर के लगभग प्रोपोर्शनल आता है। ये सारी वैल्यू आप निकालते हो, ये आपको जो मुक्त आकाश के लिए हमने सॉल्व किया था वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमने पहले सॉल्व की हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे वो चीजें वापस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वो ये जो भी आप सॉल्यूशन करोगे, ये जो भी इक्वेशन निकलती है, ये आपको अगर 3.5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि चालक माध्यम के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध कीजिए या अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित कीजिए, या फिर अचालक माध्यम पूछ ले, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किसमें किया था मुक्त आकाश के अंदर ई वेक्टर की एच वेक्टर की वैल्यू रखी थी, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, वो रख के आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो सेम की सेम ये वैल्यू आएगी, तब आप लोगों के वो क्वेश्चन के अंदर नंबर देगा, अदरवाइज वो आपको इसके अंदर नंबर नहीं देगा। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, किसका उपयोग करेंगे, मैक्सवेल की समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल की समीकरण जो कि किस माध्यम में, जो चालक माध्यम में हमने मैक्सवेल की समीकरण लिखी थी, उस चालक माध्यम में मैक्सवेल की समीकरण जो थी वो क्या थी, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर किसके बराबर 0, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस की म्यू डेल ऑफ एच वेक्टर बाय डेल टी, प्लस डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या था म्यू सिग्मा ई वेक्टर प्लस डेल ई वेक्टर बाय डेल टी। इन चारों इक्वेशन का उपयोग करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या निकालनी पड़ेगी, अनुप्रस्थ प्रकृति को ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम मैक्सवेल की समीकरण का उपयोग करते हैं और इन मैक्सवेल की समीकरण में आप ई वेक्टर बराबर
क्या रखते हो, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। अगर यहाँ पे के का मान आप क्या रख दोगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रख दोगे, के का मान क्या रखोगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखोगे, तो आपकी ये इक्वेशन जो आएगी वो किस फॉर्मेट में आ जाएगी, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा आर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा आर माइनस के ओमेगा टी के रूप में भी आ जाएगी। लेकिन हमें रिलेशन किस किस के बीच में ज्ञात करना है, डायरेक्ट रिलेशन हमें ज्ञात करना है के वेक्टर, ई वेक्टर और एच वेक्टर के रूप में ज्ञात करना है। तो उस वजह से हम इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को है वो हम इसी रूप में रखेंगे, किसके अंदर, मैक्सवेल के तीनों समीकरण में रखेंगे। तो अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2, ये जो 1, ये 2, ये 3, ये 4, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ई वेक्टर और किसका, बी वेक्टर, या फिर आप क्या कह सकते हो उसको एच वेक्टर भी कहते हो, को मान रखने पर बी नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, ये मान रखोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 से क्या प्राप्त होगा, के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0। जहां से ये पता चलेगा कि जो के वेक्टर तथा ई वेक्टर जो है उनके बीच में एंगल थीटा बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब तरंग संचरण नियतांक या तरंग की गति की जो दिशा है, जिस दिशा में तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है वो, तथा जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत स्थित है। दूसरा इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है उससे क्या निकलेगा, के वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 या के वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यहाँ पे भी थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन कौन से इक्वेशन से निकल जाएगी, पहली और दूसरी से निकल जाएगी। यहाँ पे बी वेक्टर की जगह पे आप क्या रख सकते हो, एच वेक्टर भी रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे बी की जगह पे आप लोगों को मालूम हो तो बी वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू ऑफ एच वेक्टर। ठीक है, और एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर अपॉन म्यू। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की दोनों सेम वैल्यू है, एक तीव्रता को प्रदर्शित करती है तो एक तो क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो पहली दो इक्वेशन से हमें जो इक्वेशन नंबर ए मिल रही है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो तरंग संचरण की दिशा है, जो तरंग संचरण की दिशा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि चालक माध्यम में भी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो किस प्रकृति को प्रदर्शित करती है, अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर ए तथा बी, ए से स्पष्ट है कि, इक्वेशन नंबर ए से स्पष्ट है कि तरंग संचरण नियतांक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, या फिर किसी बुक में एच वेक्टर भी लिखा हुआ होता है, एच वेक्टर के लंबवत है, अतः चालक माध्यम में भी, अतः चालक माध्यम में भी क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करती है, अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है, अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ से ये तो पता चल गया कि के वेक्टर बी वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, ई वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। और एक आप लोगों जो इसी के अंदर थर्ड रिलेशन और निकालते थे वो क्या था कि तीनों ही वेक्टर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वो कौन से समीकरण से आ जाएगा, वो तीसरे और चौथे समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, अगर तीसरे और चौथे समीकरण के अंदर सबसे पहले किसमें रख देते, तीसरे समीकरण में अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में किसका मान रखेंगे, ई वेक्टर का तथा एच वेक्टर का मान रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में ई वेक्टर तथा एच वेक्टर का जो मान रखते हैं उस आधार पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर एच वेक्टर का मान क्या है, एच वेक्टर का मान आपके एच नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा
के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस के म्यू आयोटा ओमेगा एच वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर म्यू ओमेगा एच वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी अगर हम मान रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 से हमें आयोटा के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर माइनस आयोटा सिग्मा ऑफ ई वेक्टर प्लस ई कोष्टक में एप्सिलॉन कोष्टक में क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा ओमेगा ई वेक्टर। अब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से अगर आप माइनस के साइन को कॉमन लो तो आपको मालूम हो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस के 1 होता है। अगर अंदर की तरफ क्या कर लो, आयोटा से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा सिग्मा प्लस एप्सिलॉन ओमेगा ई, एप्सिलॉन ओमेगा कोष्टक में बाहर आ जाएगा ई। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आयोटा को कॉमन लिया था, आयोटा को कॉमन लेंगे तो इधर वाला आयोटा से आयोटा कट जाएगा। आयोटा को कॉमन लोगे तो उसके लिए आपको पहले तो आप क्या करो, यहाँ से देखो जो माइनस का 1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो उस वजह से यहाँ से आयोटा को कॉमन लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक आयोटा आ जाएगा, या फिर आप आयोटा का मल्टीप्लीकेशन कर दो एक साइड में। तो एक साइड में जब आप आयोटा का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे या फिर यहाँ के आयोटा को उधर की तरफ भेजोगे तो भी उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू आएगी आयोटा को कॉमन लेने के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 3 तथा 4 में आप देखोगे इक्वेशन नंबर सी तथा डी और बी तथा डी, बी तथा सी, बी से स्पष्ट है कि तीनों ही सदिश, तीनों ही सदिश कौन से, एक तो के वेक्टर तरंग संचरण नियतांक, दूसरा कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बी ई वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, तीनों ही क्या है आपस में परस्पर लंबवत दिशा में है। आप इसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है तीनों क्या है आपस में एक दूसरे के लंबवत है, मतलब पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, और तीसरा क्या होगा वो पहले और दूसरे दोनों के हो जाएगा। मतलब आप देखोगे ना जैसे आप डायग्राम भी बनाते थे तो क्या आता था, इस तरीके से होता था, जिसमें एक तरफ ई वेक्टर, दूसरी तरफ बी वेक्टर और तीसरी तरफ क्या होता था के वेक्टर। ये तीनों ही क्या होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। मतलब आप किसी भी माध्यम में जाओ, मतलब आप आयनीकृत जो लास्ट वाला माध्यम हम पढ़ेंगे प्लाज्मा वाला, उसमें भी जाओगे तो उसमें भी आपको यही इक्वेशन प्राप्त होगी, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो के वेक्टर, ई वेक्टर, बी वेक्टर वो तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब आपस में परस्पर एक दूसरे के लंबवत स्थित होंगे। ये आप लोगों को इस अनुप्रस्थ प्रकृति में हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, और इसका सॉल्यूशन जैसे ये इक्वेशन हमने सॉल्व की ना, यहाँ पे आइए ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ऐसी जो मुक्त आकाश के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ वाली टर्म के लिए हमने क्या लिया था, कर्ल लेके किया था, एक टर्म सॉल्व की थी, वैसे उसकी तरह इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम यही की यही वैल्यू आएगी। और टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को करवाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आ रहा है वो किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, एच वेक्टर के।
के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर है वो किसके है, वापिस ई वेक्टर, क्योंकि आगे वाली दोनों ही वैल्यू जो ये टर्म्स है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेनली जो है वेरिएबल वैल्यू होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखोगे तो ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करिए तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? भाग सिंह, कल्याण, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। अब इसके अंदर क्या निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर जो दूसरी टर्म थी वो थी क्या, इसकी प्रतिबाधा। तो इसकी प्रतिबाधा क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी के अंदर एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एच वेक्टर बराबर 1/म्यू ओमेगा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस के। अब यहाँ से 1/म्यू ओमेगा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आ गया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो के वेक्टर जो है उसका मान क्या है, के वेक्टर बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एन कैप भी लिख सकते हो, या फिर इसको किस रूप में भी लिखा जाता है, के वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वी एन कैप। यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, वी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन के वेक्टर एन कैप आएगा। और अगर यहाँ पे के वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं एक और कंडीशन में, वी बराबर ओमेगा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा एन कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो होगी, इसके अंदर चालक माध्यम के अंदर जो वेलोसिटी की टर्म होती है उसमें भी क्या आ जाती है, इमेजिनरी टर्म्स आ जाती है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ये के वेक्टर बराबर ओमेगा अपॉन सी किसके अंदर था, मुक्त आकाश के अंदर। उसके बाद अचालक माध्यम पढ़ा उसमें क्या था, ओमेगा अपॉन वी आया। चालक माध्यम में भी प्रकाश या फिर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका आयाम क्या हो रहा है, घट रहा है, या फिर वेलोसिटी इसके कारण उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, मुक्त आकाश में तो हमेशा जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनका वेग किसके बाद बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पर अन्य कोई भी माध्यम लोगे, जैसे कि आप हमने अचालक माध्यम लिया था उसमें प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होगा तरंग का वेग, और चालक माध्यम में भी तरंग का वेग जो है वो किसके बराबर नहीं होता, प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से एच वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हो, माइनस के 1/म्यू ओमेगा के कोष्टक में एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। एच वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस के अपॉन म्यू ओमेगा एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। अब यहाँ से क्या ले लो, इसका परिमाण ले लेते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट लेंगे तो उस कंडीशन में माइनस का साइन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस में आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा, और यहाँ से एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ से एन कैप का परिणाम के रूप में मान जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो एच वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा ई वेक्टर। और जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के सम्मिश्र आयाम के अनुपात के बराबर होती है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सम्मिश्र आयाम को लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को खुद को लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रेशियो लोगे ई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर का तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, ई नॉट वेक्टर अपॉन एच नॉट वेक्टर के ही बराबर आएगा। और दूसरा आप किस रूप में ले रहे हो, परिमाण के रूप में इसका क्या निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, रिजल्टेंट के रूप में रेशियो निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ये भी मालूम होना चाहिए
जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका रिजल्टेंट का मान या उसका अगर हम क्या लेते हैं, सारणिक लेते हैं, तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा, जेड बराबर ई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ओमेगा अपॉन अल्फा प्लस आएगा बीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू ओमेगा अपॉन, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपके क्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हम इस चालक माध्यम कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो लेते हैं उसके अंदर उसकी प्रतिबाधा के अंदर भी क्या आएगा, कौन सा टर्म आएगा, एक आपके इमेजिनरी वैल्यू वाला टर्म्स आएगा, ठीक है ना। अब इसी के अंदर प्रतिबाधा के बाद में जो आपके इसके अंदर एक टॉपिक और बच जाता है चालक माध्यम के लिए, वो कौन सा है, वो आपके चालक माध्यम में कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसकी पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग वेक्टर का क्या मान होगा, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर से क्या मतलब होगा कि तरंग जिस दिशा में संचरण कर रही है उस दिशा में उसकी ऊर्जा या फिर ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तरंग संचरण की दिशा में होता है, तो उसी दिशा में जो तरंग संचरण नियतांक है उसके आधार के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू के आधार के ऊपर चालक माध्यम के अंदर किसका मान, पॉइंटिंग वेक्टर का क्या मान होता है या पॉइंटिंग वेक्टर की क्या इक्वेशन निकलती है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग पॉइंटिंग सदिश पी वेक्टर बराबर क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है ना। पी वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, और आपने जो इक्वेशन नंबर दी थी उससे वैल्यू क्या निकाली थी, उससे वैल्यू निकाली थी एच वेक्टर बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा एन कैप क्रॉस ई वेक्टर, ये वैल्यू निकाली थी। इस वैल्यू को अब किस समीकरण में रख देंगे, इस पी वेक्टर वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ से पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले से बाहर आ जाएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा, पोस्ट में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। और ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर होती है, ये वैल्यू जो होती है वो क्या, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर एन कैप माइनस ई वेक्टर डॉट एन कैप ई वेक्टर। और एन कैप जो होता है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, वो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सदिश जो होता है वो क्या होता है, इस एन वेक्टर के लंबवत स्थित होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा के 90 डिग्री होने की वजह से इसका मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पी वेक्टर की क्या होगी, पी वेक्टर बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा इंटू ई वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट एन, ठीक है ना। सीधा सा मान रखा है, वही का वही सॉल्यूशन किया है। आप तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, जो आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में। और इससे पहले भी इस फॉर्मूले का जो हमने मैंने आपको इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी बताया था जब हमने मुक्त आकाश के अंदर इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, तब तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो वाला सेम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, इसमें और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंटिंग वेक्टर है जो उसकी वैल्यू क्या मिल गई, ई वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन म्यू ओमेगा एन कैप। मतलब जिस दिशा में तरंग संचरण की दिशा होगी उसी दिशा में क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर या फिर ऊर्जा का प्रभाव भी किस दिशा में होगा, तरंग संचरण की दिशा में होगा। वो इस पॉइंटिंग वेक्टर वाले फॉर्मूले से पता चल रहा है। अब इसी की तरह अगर हम किसको निकालना चाहे, ऊर्जा घनत्व को निकालना चाहे, तो वो ऊर्जा घनत्व भी हम निकाल सकते हैं।
इसमें बस ऊर्जा घनत्व के अंदर सिर्फ चेंजिंग इतना सा होगा कि यहाँ पे ऊर्जा घनत्व में एक और कौन सी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी वैल्यू भी साथ में शामिल होती है। तो जब अगर हम ऊर्जा घनत्व के अंदर इमेजिनरी वैल्यू को भी यूज करेंगे तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व तथा विद्युत ऊर्जा घनत्व एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ओनली फॉर रियल वैल्यू को यूज करोगे तो उस कंडीशन में मतलब आयोटा वैल्यू वाली वैल्यू को छोड़ दो और सिर्फ अल्फा जो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू जिसमें आयोटा या इमेजिनरी टर्म्स कोई भी नहीं आ रही है, उस वैल्यू को लोगे तो उस समय विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वो भी देख लीजिए कैसे, जैसे कि म्यू ऑफ ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा घनत्व। म्यू ऑफ ई जो है वो किसके 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर। म्यू ऑफ एम जो है वो किसके 1/2 म्यू एच स्क्वायर के बराबर। दोनों का क्या ले ले, रेशियो ले ले, तो म्यू ई अपॉन म्यू एम बराबर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन एच वेक्टर का होल स्क्वायर। ई वेक्टर और एच वेक्टर के होल स्क्वायर का मान किसके इक्वेशन नंबर डी से रखेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर डी से क्या रखेंगे, मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर डी से मान रखेंगे। तो यहाँ से म्यू ई अपॉन म्यू एम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू ओमेगा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, म्यू ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से आप लोगों को मालूम हो तो के स्क्वायर की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, के स्क्वायर की वैल्यू आपकी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा थी। यहाँ से ओनली फॉर हम कौन सी वैल्यू ले, रियल वैल्यू ले, किसका यूज करें, ओनली फॉर रियल वैल्यू का यूज करेंगे। तो रियल वैल्यू की ओनली फॉर रियल वैल्यू यूज करने पे जो म्यू ई अपॉन म्यू एम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, एक म्यू से एक म्यू, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, म्यू अपॉन एप्सिलॉन आ गई। ठीक है, म्यू अपॉन एप्सिलॉन आ गया। और अगर किसी भी माध्यम के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, छूट गई थी दो टर्म म्यू अपॉन एप्सिलॉन वाली। ठीक है ना, यहाँ पे म्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू और साथ में कौन सी आएगी, एप्सिलॉन अपॉन म्यू वाली टर्म्स भी आ जाती है, वो छूट गई थी। लेकिन अगर वो भी वैल्यू आ जाती है और रियल वैल्यू ओनली फॉर ले, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा घनत्व तथा मैग्नेटिक फील्ड का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर आ जाता है। जब ये ऊर्जा घनत्व ओनली कौन सी कंडीशन, जब हम चालक माध्यम के अंदर तरंग संचरण नियतांक का ओनली फॉर कौन सा मान लेंगे, तरंग संचरण नियतांक की ओनली फॉर रियल वैल्यू लेते हैं जिसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म्स यूज नहीं की है, उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, चालक माध्यम में कौन सा विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एक दूसरे के बराबर होता है। और उस कंडीशन में टोटल एनर्जी या फिर आप ये कर सकते हो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जो होता है उसका मान क्या होगा, 2 ऑफ म्यू ई 2 ऑफ म्यू एम बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन ई स्क्वायर या फिर म्यू ऑफ एच स्क्वायर के बराबर। सिर्फ एक ही कंडीशन जिसमें क्या होगा, वैल्यू हम के स्क्वायर तरंग संचरण नियतांक की वैल्यू कैंसी रियल वैल्यू लेंगे, उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो ऊर्जा है कौन सी विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ठीक है ना।